स्वागत है सभी का CFS 2011 इंस्टीट्यूट कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011। हम आसिफ खान, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए जो है एक अनवरत श्रृंखला चला रहे हैं 2020, जिसमें 20 प्रश्न प्रतिदिन हम आपके साथ लेके आते हैं एक टेस्ट के रूप में, और जिससे आप अभ्यास करते हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं ये आए हुए हैं रेलवे की पिछली परीक्षाओं में, चाहे वो आरआरबी का एनटीपीसी हो, आरआरबी का ग्रुप डी हो, आरआरबी की जूनियर इंजीनियर हो, लोको पायलट हो। ये सभी जो एग्जाम्स हुए हैं तो उनमें जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो साइंस के प्रश्न आए हैं, तो उसी पे हम बायोलॉजी में बात करते हैं। और आज का हमारा जो है टेस्ट नंबर 8 है। इसमें हम बात करेंगे जंतु एवं पादप जगत में किसकी, प्रजनन की, यानी जंतुओं में और पादपों में जो प्रजनन है वो प्रक्रिया क्या है, उसके संदर्भ में हम आज आपके लिए जो है एक टेस्ट लेके आए हैं। 20 प्रश्न हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कितना जानते हैं आप या कितने प्रिपेयर हैं। पहला वाला इसमें दिया हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है आज का, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या 2n = 18 होती है, और बोला इनमें लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक यानी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें लैंगिक कितनी होती है। सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो ध्यान देना यहाँ पे 15 नहीं होती है, 17 नहीं होती है, कितनी होती है, 16 होती है। ठीक, ये कितने होते हैं, 16 होते हैं। तो 22 जोड़ी प्लस एक्स एक्स या फिर एक्स बाई, कुल मिला के कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। हम सभी जानते हैं कितनी संख्या होती है मनुष्य में, 46 होते हैं, या हम कह सकते हैं ये कितने होते हैं, 23 जोड़ी, यानी गुणसूत्र कितने हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का प्रश्न नंबर 2 है, जीन के कुछ लक्षण दिए हुए हैं। किसकी बात हो रही है, जीन की। कार्यात्मक इकाई है ये, ध्यान देना, डीएनए आरएनए की, डीएनए की कार्यात्मक इकाई है जीन। और जीन शब्द को सबसे पहले जॉनसन यानी 1909 में इस शब्द को गढ़ा था एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था विलियम विलियम जॉनसन। विलियम जॉनसन ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। कब किया था, 1909 में, जीन्स का। ठीक, तो सबसे पहले देखें जीन के बारे में। एक गलत लक्षण है, तो गलत लक्षण को दर्शाना है जो कौन सा विकल्प है। ठीक, तो सबसे पहले वे डीएनए के खंड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, बिल्कुल बात जो है सही है। वे प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ये बात भी सही है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये बात जी गुरुजी गलत हो गई। आंसर क्या होगा, इनमें परिवर्तन होता है, नहीं वाली सी बात गलत हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है। प्रश्न 3 को देखते हैं। कुछ महिलाओं की बात की गई है जिन्हें आमतौर पर बंद महिलाएं या बांझ बोला जाता है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ प्रणाली, इसको आप बहुत अच्छी तरह से आजकल सुन रहे होंगे, बहुत प्रचलन में भी है। तो बोला है इसमें प्रश्न में देखें, कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामले में डॉक्टर आईबीएफ, आईबीएफ की फुल फॉर्म याद रखना बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, गलत चरण का चयन करना है, यानी कि इसके 3 मुख्य चरण होते हैं। वो जटिल प्रक्रिया होती है, और बोले इसमें से एक चरण ऐसा है जो कैसा है, गलत बताया गया है। इसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, और इसे ही आईबीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं, विकल्पों पे चर्चा करते हैं, ये किस प्रकार से घटित होती है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले कह रहा है युग्मनज बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखेंगे, बात बिल्कुल ही सही है। पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है, ये बात भी सही है। अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन शरीर के बाहर होता है, ये बात भी सही है। युग्मनज को बाहर रखा जाता है और उसका विकास एक परक नली में होता है, ये प्रक्रिया गलत बताई जा रही है इसमें। ठीक है, आंसर क्या होगा, बाहर नहीं रखा जाता है इसको। ठीक है, ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण, ठीक, करती हैं या करते हैं, यानी कि अभी इससे पहले पूरी क्लास में मैंने बताया था आपको किसके बारे में, एक तो बताया था किसके बारे में, कछुआ, ठीक, दूसरा बताया था मगरमच्छ, तीसरा बताया था घड़ियाल, इसके अलावा देखें एक थी आपकी क्या, छिपकली।
अब देखिए ये सरीसृप होते हैं, सरीसृप उन्हें कहा जाता है जो पेट के बल चलते हैं। हिंदी में इसके लिए एक शब्द होता है उरग, यानी कि जो पेट के बल चलते हैं, रैंक कर चलने वालों को सरीसृप कहा जाता है, रेप्टाइल्स। आइए, तो अब मैंने बोला कि ओटोसोम्स इनसे निर्धारित होता है क्या? नहीं होता है। एलोसोम्स नहीं होता है। नमी नहीं। टेम्परेचर इज द मैन फैक्टर, यानी कि यदि तापमान ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो किसकी संख्या ज़्यादा बढ़ेगी? फीमेल की। टेम्परेचर यदि डाउन होगा तो अंडों से क्या निकलेंगे? मेल्स निकलेंगे। ठीक, तो इस ये कारण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग पे न सिर्फ मनुष्य ही परेशान है, बल्कि जीव जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्त होने के। क्यों? अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो ये सब कैसे पैदा होंगे? ये मादाएं पैदा होंगी, नर रहेंगे नहीं, तो प्रजाति यहाँ पे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। यानी कि बात करें तो जो सरीसृप हैं इनमें आप देखेंगे तो लिंग निर्धारण बाद में होता है, ना कि निषेचन के दौरान होता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा तापमान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा यौवन विकास का हिस्सा नहीं है? यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है और जब वयस्क होता है, मैच्योर होता है, तो उनमें इनमें से एक ऐसा है जो उस यौवन विकास का हिस्सा नहीं है। बहुत इजी प्रश्न है, आप देख के ही लग लेते हैं। यहाँ पर देखो, आवाज में परिवर्तन हो जाता है। मेल्स की आवाज जो है वो कैसी होती है? मोटी और भारी हो जाती है। ठीक, और फीमेल्स की आवाज कैसी होती है? वो पतली हो जाती है। हार्मोनल चेंज है, पतली हो जाएगी ये। दूसरा देखें, मासिक धर्म जो है फीमेल में प्रारंभ हो जाता है। मुहासे और तैली त्वचा, ये भी दोनों में ही, ये मेल्स में भी और ये फीमेल्स में भी। मोटापा इसका कोई वेरिएशंस नहीं है, यानी कि जो क्रमिक विकास दे रखा है किशोरावस्था का, उसमें मोटापा इसका लक्षण नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? मोटापा होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, जनन में मूल घटना क्या है? ये क्वेश्चन बताइए। यानी कि जनन जो होता है, प्रजनन होता है, उसकी जो मूल घटना है उसकी बात चल रही है। इसमें मूल घटना क्या है? कोशिका का विभाजन, डीएनए की प्रतिकृति यानी कि फोटोकॉपी, दूसरा प्रोटीन का निर्माण, आरएनए की प्रतिकृति। तो इनमें से मुख्य चुनेंगे आप, तो कहिए क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा इसमें कि जो डीएनए है, ये जो है, ये है मामला इसका, इसकी जो है एक कॉपी बन जाती है डीएनए की। ठीक है, बाद बाकी गलत है। इनमें से घटना जो मूल घटना है वो डीएनए की है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु प्रजनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है? ध्यान देना, किसको चुनना है? जंतु प्रजनन में कौन सी जो विशेषता है वो गलत है? शुक्राणु मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी एक तल में होता है। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। क्या बोल रहा है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें अंडाणु का निषेचन जो है वो कहाँ पे हो रहा है? गर्भाशय में हो रहा है। ये बात आपकी, पहली बात आपकी सही है। दूसरी बात कि प्रजनन, पुनर्जनन और प्रजनन के समान नहीं होता, ये बात भी सही है। अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी एक तल में होता है, ये बात भी सही है। बात गलत हो जाती है वो चौथी वाली, क्योंकि निषेचन गर्भाशय में नहीं, डिंब यानी कि अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा आपका 4 कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में नहीं होता, ये बात सही है। आइए, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष प्रजनन प्रणाली से मुक्त होने पर शुक्राणु अपनाते हैं? यानी कि आप देखें, जो वृषण होते हैं उनसे जो मनुष्य का वीर्य है और जो शुक्राणु हैं वो लिंग तक पहुंचते हैं, तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि कहाँ कहाँ से होकर के वो गुजरेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या दे रहा है कि वृषण यानी कि 2 अंडकोश होते हैं, अंडकोश को ही क्या बोलते हैं? वृषण बोलते हैं। तो वृषण से कहाँ जाएंगे? मूत्रनली, और मूत्रनली से मूत्रमार्ग, और मूत्रमार्ग से लिंग तक पहुंचते हैं। नहीं, ये बात आपकी गलत है। दूसरा है, वृषण शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिका में जाएंगे, फिर मूत्रनली में जाएंगे, उसके बाद कहाँ पहुंचे हैं? लिंग में पहुंचते। तो पहला वाला क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। ठीक, दूसरा वाला देखें तो दूसरा वाला भी क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है, मूत्रनली में नहीं पहुंचते ही हैं। ठीक, दूसरा है, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? ये सबसे पहले जाएंगे वृषण से शुक्रवाहिका में, शुक्रवाहिका से मूत्रमार्ग से होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? लिंग तक पहुँचते हैं ये। तो इनमें जो प्रक्रिया दी हुई है, तो बेटा प्रक्रिया जो सही है वो ये है, शुक्रवाहिका, वृषण से यानी अंडकोश से शुक्रवाहिका जो नली होती है उसमें, फिर मूत्रमार्ग और उसके बाद में
लिंग तक पहुंचते हैं। तो तीसरा वाला आपका विकल्प सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न संख्या 9 है, निम्नांकित चित्र एक एकल जीव की क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? यानी कि जो प्रक्रिया दी हुई है इस चित्र में, ये एक एकल जीव की प्रजनन प्रक्रिया है, तो इसमें जो है अंतर दर्शाया गया। तो अंतर क्या हो सकता है? डीएनए प्रतिरूप में त्रुटियां हैं, आरएनए निर्माण में त्रुटियां हैं, प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां हैं और जीन का अक्रियाशील होना है। इनमें जो दिखाया गया है तो एकल जीव है, और उससे जब ये जाते हैं चारों तरफ और जब जो वेरिएशंस होता है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर वो यह है कि डीएनए के जो प्रतिरूपण हो रहा है उसमें क्या हो गई है, यहाँ पे कमी आ गई है। ठीक है, चलिए आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9-10 है, मानव में लिंग का निर्धारण प्रवाह चार्ट नीचे दिया खाया गया है। यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे होगा? यानी कि पुरुष बनेगा, एक्स वाई होंगे, फिर एक्स होगा, फिर एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा? पुरुष होगा। यानी कि ये मेल्स हैं, और एक्स एक्स होंगे, एक्स वाई मिलेंगे और एक्स वाई फिर मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये फीमेल होगी। निष्कर्ष विकल्पों में उल्लिखित किया गया गलत विकल्प का चयन करें। यानी गलत चयन करना है आपको। देखिए, सबसे पहली बात, सभी बच्चे अपनी माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। यानी कि सभी बच्चे अपनी माँ से कौन सा प्राप्त करेंगे? देखिए कहाँ दे रहे हैं, एक्स में भी यहाँ भी जा रहा है और एक्स यहाँ पे भी जा रहा। पहली बात जो है वो कैसी हो रही है? सही, क्योंकि देखिए एक्स किससे जा रहा है? महिला से। एक्स किससे जा रहा है? महिला से। और पहली बात बिल्कुल सही है कि सभी बच्चे अपनी माँ से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। बच्चे के पुरुष या महिला होने की संभावना 50% होती है, बिल्कुल। यानी कि जो बेबी गर्ल है या बॉयज होगा बेबी, तो बॉयज और गर्ल्स में जो डिसाइडेड होता है, जो निर्धारण करते हैं, उसकी परसेंटेज कितने होते हैं? 50% है। लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है। पुरुष संतान के लिंग निर्धारण करता है। पहली बात क्या दी हुई है? पुरुष, दूसरी सही है, पुरुष संतान के लिंग का निर्धारण करता है और मादा संतान के लिंग का निर्धारण करती है। अब यहाँ पे बात आ गई, अब दो में से एक बात तो सही होगी। अब डिसाइड ये करना है कि बच्चे में जो लिंग का निर्धारण है वो किससे होगा? वो पिता से होगा या माता से होगा? तो अगर इस पे हम बात करेंगे तो ध्यान देना, पुरुष ही बच्चे का लिंग निर्धारण करता है, मादा नहीं करती है। तो ध्यान देना, आंसर क्या होगा? पूछा था हमसे कौन सा, गलत कौन सा है? तो चौथा वाला गलत है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कोशिका में जो विभाजन नहीं हो रहा है, डीएनए के हिस्से के रूप में किसके रूप में मौजूद है? गुणसूत्र में है, जीन है, क्लियोप्लाज्मा है और क्रोमैटिन सामग्री है। यानी कि जो कोशिका में जो विभाजन नहीं हो रही है, एक कोशिका जिसमें विभाजन नहीं हो रहा है, वो डीएनए में किस रूप में है? तो ध्यान देना, ये जो है ये क्रोमैटिन सामग्री के रूप में है। ठीक, बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ है ये भी। ठीक, मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? कौन सा गुणसूत्र पूरक होगा? तो ध्यान देना, यही हो जाएगा। कौन सा होगा? ये होगा 23 प्लस एक्स। 23 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, 22 नहीं होगा, 22 प्लस, सॉरी, हाँ, ये पूरक जो होगा तो पूरक होगा कौन सा? 22 प्लस एक्स, यानी कि 22 प्लस एक्स हो जाएगा। आइए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, एकल माता पिता से गर्भ का विकास, परख नली के अंदर गर्भ का विकास, शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाहरी विकास। तो ध्यान देना, जो आईवीएफ प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? शुक्राणु और डिंब, इनका क्या होता है? निषेचन कहाँ कराते हैं हम? इन दोनों का निषेचन जो है वो कहाँ कराते हैं? बाहर कराते हैं। दोनों का कहाँ होता है? बाह्य होता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है इसमें। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, निम्न में से कौन सी नसबंदी विधि की एक स्थायी, यानी कि देखिए जो गर्भ निरोधक हैं, कंडोम्स हैं या गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये कैसा है? अस्थायी हैं। अब बोले परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होंगे? कंडोम का उपयोग परमानेंट कर सकता है? नहीं कर सकता है। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है। कॉपर टी कुछ साल के लिए लगवाई जाती है, बाद में निकलवा दी जाती है, क्या ये प्रॉपर सॉल्यूशन है? नहीं है। आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे? ऑपरेशन यानी सर्जरी के द्वारा क्या होगी? नसबंदी होगी, जिसमें शुक्र वाहिका, जहां से शुक्राणु आते हैं, जो नली होती है, उसको अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगा इसका। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, आया हुआ आरआरबी ग्रुप डी में, 29 अगस्त 2022 को एग्जाम था।
लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? यानी कि लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किस प्रकार अनुरक्षित बनी रहती है? उतना ही गुणसूत्र रहते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के दोहरीकरण द्वारा, युग्मनज निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के दोहरीकरण द्वारा, यानी कि दो वर्ड हैं आपको, एक तो क्या है युग्मक है और एक क्या है युग्मनज है, दो में है। तो ध्यान देना, युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्रों के आधा होने के द्वारा, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि कैसे रह जाते हैं युग्मनक? आधे रह जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, जटिल शारीरिक बनावट वाले लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों की जनन कोशिकाओं में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? ठीक, तो बात करेंगे हम कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इस पे अगर जब देखते हैं तो देखिए, नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त तो बड़ी होती है, मादा छोटी होती है और गतिशील होती है। नहीं, ये बात गलत है जी, ऐसा नहीं है। ठीक। दूसरे को देखें, नर जनन कोशिका खाद्य भंडार युक्त तो छोटी और जबकि मादा बड़ी और गतिशील, ये बात भी आपकी कैसी हो जाती है? यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। सही उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो ध्यान देना जो शुक्राणु जाता है तो वो टकराता है नर, हाँ, नर जनन कोशिका जो कैसी होगी, नर जनन कोशिका जो है वो कैसी होती है? वो छोटी होगी, ये छोटी होती है और कैसी होती है? गतिशील होती है। यानी कि जो शुक्राणु हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं। और जो जहाँ चिपकते हैं जाके मादा वाली से, तो वो कैसी होती है? खाद्य भंडार होता है उनके लिए और कैसी होती है? बड़ी होती है। तो इसलिए आंसर ये वाला होगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों में शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? यानी देखिए, नसबंदी के बारे में कितनी भयंकर वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया गया है। सिंपल सा कहता है कि नसबंदी में कौन सी प्रक्रिया होती है। ठीक है, डिंब वाहिनी नली को अवरुद्ध, और बात हो रही किसकी? पुरुष की। अब शुक्राणु होते हैं किसमें? पुरुषों में। देखो, आप बात किसकी कर रहे हो? पुरुषों की कर रहे हो। और डिंब वाहिनी होती है किसमें? महिलाओं में। तो बिल्कुल गलत है सरासर। कॉपर्टी महिलाओं में लगती है, कंडोम पुरुष पहनते हैं। लेकिन इससे क्या नहीं होता है? शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। यही क्या कहलाती है? नसबंदी। ठीक, तो आंसर आपका क्या होगा? शुक्र वाहिका को प्रतिबद्ध किया जाता है, अवरुद्ध कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? यानी कि इनमें से क्या करेगा? तो ध्यान देना, जो कण है वो यही है, प्रोटीन नहीं करेगा जी। गुरुजी केवल मात्र डीएनए कर सकता है क्या? नहीं करेगा अजी। पैतृक, क्योंकि पिता तो जो है लिंग का निर्धारण कर रहा है, क्या इसके द्वारा होगा? नहीं, इसके द्वारा भी नहीं होगा। ध्यान देना, इसमें जो योगदान होगा वो माता पिता दोनों का ही योगदान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, समाप्ति की ओर आ रहे हैं हम। पद मासिक धर्म की समाप्ति को संदर्भित करता है, यानी मंथली मैच्योरेशन जिसे एमसी कहते हैं हम, या मासिक धर्म कहते हैं, रजो धर्म कहते हैं, उसके संदर्भ में एक पद है कि समाप्ति, यानी कि जो एमसी बंद हो जाती है, यानी खास करके आप देखते हैं तो 15 to 50 ईयर्स, यानी 45 से 50 वर्ष की उम्र में महिलाओं में, यानी फीमेल्स में जो ये प्रोसीजर होता है मासिक धर्म वाला, ये कैसा हो जाता है? समाप्त होती है। ठीक है, और जबकि स्टार्ट होती है 12.4 वर्ष की अवस्था से ये स्टार्ट होता है। ठीक, सबसे पहले देखें हाइपर मेनोरिया, यानी कि जब कोई महिला रजो निवृत्त हो जाएगी तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? रजो दर्शन, ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाइपर मेनोरिया, यानी ये जो होता है इसमें क्या होता है? ये प्रोसीजर वो दिखाता है जो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, ज़्यादा ब्लीडिंग वाली, ब्लीडिंग के पद को जो है वो क्या कहते हैं? वो हाइपर मेनोरिया। ठीक, इसे बोलते हैं रजो निवृत्ति, सेवा निवृत्ति, रजो निवृत्ति, यानी कि 50 वर्ष की उम्र के बाद जो एमसी नहीं आती उस स्थिति को बोलते हैं रजो निवृत्ति। ठीक है, आइए आज के हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है भाई, जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करेंगे? तो ध्यान देना, वो गुणसूत्र नहीं है, युग्मक नहीं है गुरुजी। गुरुजी एंजाइम, ये तो बिल्कुल नहीं है। सही आंसर क्या है गुरुजी? सही आंसर है आपका हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स, जीन हार्मोन्स की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो आज के हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ इनसे लाभ मिलेगा। रिवीजन करें, पढ़ते रहिए साइंस। अभी हमारे बायो के और भी टेस्ट हैं, आप 15 तक हमारे बायो के टेस्ट होंगे, उसके बाद हम दूसरा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।